अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी कैट सोसाइटी। हम पीएमसी की पेड प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी फिज़िक्स का पोर्शन कर लिया है। अब हम केमिस्ट्री के पोर्शन पे वीडियो बना रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला है 125। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नॉट से शो करते हैं, यानी ई और पावर में 0 दे देते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पीटी? प्लाटीनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इस पूरी क्वेश्चन में? तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल आसान होता है, यानी कितने इसमें मॉलिक्यूल्स इससे ऐड हैं। तो एक तो क्लोराइड का है, एक नाइट्रेट का है और 4 अमोनिया का है, तो टोटल हुए 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 6, यानी 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ। लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, यानी अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट कम होगा तो प्रोडक्ट भी कम बनेगी, अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स? वो कौन सा है जो ऑल प्रोटीन्स में नहीं होता? सल्फर। सल्फर सभी प्रोटीन्स में नहीं होता, बाकी कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये बहुत लाजमी है हर प्रोटीन के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है 129 वो है कि द बायोकेमिकल प्रोसेस यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की सिंथेसिस में जो बायोकेमिकल प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइंस इज कॉल्ड एज। फर्स्ट मेंबर, अल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? अल्काइन का फर्स्ट मेंबर होता है इथाइन, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एसिटाइलिन भी कहते हैं। सो अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग एक ये है कि इथाइन और इथाइलिन ये दोनों सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। इथाइन और एसिटाइलिन बहुत दोनों सेम होते हैं, तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है BH3 यानी बोरॉन ट्राईहाइड्राइड हैज़ अ ज्योमेट्री विथ। अब इस तरह का एक बॉन्ड बन रहा है और उसकी जो एंगल है वो 12। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है तो कि कौन सी यहाँ पे ज्योमेट्री है? BH3 में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। अब ये चीज़ें आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ज्योमेट्री भी पता चल जाएगी। सो यहाँ पे बी जो है ना वो सही ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद है साइक्लिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ एक्सेप्ट। साइक्लिक कंपाउंड्स में कौन सा नहीं आता, क्योंकि एक्सेप्शन यहाँ पे पूछी जा रही है। तो ए साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो साइक्लिक में नहीं आते, ए मतलब विदाउट साइक्लिक। सो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है मेटल्स लुक शाइनी एज लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, कोलाइड विथ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक देम डैश। दीज इलेक्ट्रॉन्स गिव्स लाइट व्हेन डैश। अब पूछा जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल पे लाइट लगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी मिलती है उनको, तो वो अपर शेल में चले जाते हैं, तो एक्साइटेड हो जाएंगे। सो एक्साइटेड का तो एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। लेकिन दूसरा जो है उसमें डी एक्साइटेड। फिर क्या होता है जब वो गिव लाइट को वापस गिव लाइट, मतलब वो जब लाइट को बाहर निकालते हैं तो फिर वो डी एक्साइटेड हो जाते हैं। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, उसके बाद है वाई फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल क्यों अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन फिनोल, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस ऑफ इन अल्कोहल। दोनों ऑप्शन सेम है, क्योंकि दोनों एक ही ऑप्शन है, बस इनको चेंज किया हुआ है। एक में कि फिनोल में रेजोनेंस होती है और अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं होती, तो दोनों वजहें सही हैं। तो मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद इफ़ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर वेरिएबल वाइल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये कौन सा लॉ होता है? ये दैट इज आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल होता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है SN1 रिएक्शन आर फेवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। SN1 रिएक्शन तभी फेवर होगा जब वाटर होगा, और जब कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, यानी जैसे अल्कोहल या कोई भी ऑर्गेनिक बेंजीन या कुछ भी हो, तो फिर SN2 और SN3 को ज़्यादा फेवर मिलती है। तो SN1 वाटर ज़्यादा, मतलब जब वाटर होता है SN1। अब यहाँ पे किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है? अब दूसरा जो 137 है उसकी मैं बात करूँ, अब वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको आप देख लें। SN1 रिएक्शंस हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशी फॉर्म्ड एंड कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। कौन सी स्पेशीज़ है SN1 रिएक्शन में जो बनती भी है और कंज्यूम भी हो जाती है? उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट मतलब बनती है, इंटरमीडिएट स्पेशीज़ को कहते हैं जो बाद में बने और उसके बाद फिर कंज्यूम हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, तो उसको इंटरमीडिएट स्पेशी कहते हैं। और ये कैसे बनती है? रिएक्टेंट और बीच वाला जो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है वो मिलकर फिर इंटरमीडिएट स्पेशी बनाते हैं। उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द रेट एट एनी वन इंस्टेंट। अच्छा, किसी भी इंस्टेंट पर
जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चलेगा उसको हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट सिंपली। अच्छा, उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन आर एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ। रिडॉक्स रिएक्शन में किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, यानी उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बी ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द सीजनिंग ऑफ फूड। फूड की सीजनिंग के लिए हम कौन सा एसिड सॉल्यूशन इस्तेमाल, ये यूजेस में है एसिटिक एसिड के यूजेस में, आप पढ़ लीजिएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट टर्न्स मिल्की एट। कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक जो मिल्क की तरह चेंज हो जाता है जब 145 डिग्री पे हम इसको हीट करते हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, उसके बाद है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ रोट आयरन मैग्नीशियम सिलिकॉन एंड फास्फोरस आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ। इन तीनों को हम किस फॉर्म में रिमूव करते हैं? इन तीनों को हम स्लैग के फॉर्म में रिमूव करते हैं। ये मेटलर्जी वाले टॉपिक में से है, तो ये आप वहाँ से कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन मॉलिक्यूल्स हैव। वो कौन सी चीज़ है जो बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती है, और वो है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको पता है कि बेंजीन में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्योंकि वो हर वक्त चेंज होते रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, रेजोनेंस होती है उनमें, सो इसीलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म डाइमर ड्यू टू। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा हमें डाइमर फॉर्म में मिलते हैं, यानी वो दो साथ में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है एक्टिवेटर ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम। एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फेटेज, उसमें कौन सा एक्टिवेटर होता है? उसका एक्टिवेटर है मैग्नीशियम। बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है अ लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट एग्जिस्ट बिटवीन टू टेम्परेचर्स, मेल्टिंग टेम्परेचर एंड। अच्छा, लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट कौन से दो टेम्परेचर के बीच में पाई जाती है? वो पाई जाती है एक मेल्टिंग टेम्परेचर और दूसरा क्लियरिंग टेम्परेचर। ये दो टेम्परेचर्स के बीच में लिक्विड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट उसको कहते हैं। उसके बाद फिर आगे फिर उसकी बॉइलिंग पॉइंट वो बाद में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अच्छा, प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वाज आइडेंटिफाइड बाय। ये हिस्ट्री है, विलियम क्रुक्स ने प्लाज्मा को आइडेंटिफाई किया था। अच्छा, उसके बाद है एसिटल्डिहाइड अंडरगोज पॉलीमराइजेशन विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एसिटल्डिहाइड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे पारल्डिहाइड बनता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपको याद करना है, ये भी बहुत अहम है और रिपीट हो सकता है। उसके बाद है देयर आर जस्ट ओनली अ फ्यू स्टेबल कंपाउंड्स। सिर्फ कुछ स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं फॉर्म्ड बाय नोबल गैसेस। वो कौन से जो नोबल गैसेस कंपाउंड्स बनाते हैं? ये जो तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, जीनॉन फ्लोराइड, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड और जीनॉन ऑक्साइड, ये तीनों सही हैं। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। जीनान के बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं नोबल गैसेस के। हु एट्रीब्यूटेड द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल पेयर। वो कौन था जिसने बताया कि रियल और आइडियल गैसेस की डेविएशन होती है, मतलब वो एक तरह की नहीं होती? तो वो थे वंडरवाल। वंडरवाल एक साइंटिस्ट था जिसने ये चीज़ बताई थी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स। वो कौन से क्वांटम नंबर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं? तो वो 4 क्वांटम नंबर हैं, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, उसके बाद है एंजाइम्स आर ए ऑप्शन प्रोटीन्स इन नेचर। उसके बाद है द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन क्रिस्टल्स एंड। लिक्विड क्रिस्टल जो हमने पहले पढ़ा, जो कि मेल्टिंग और क्लियरिंग टेम्परेचर के बीच में लाया करता है, तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ किसके मिडिल में होती है? एक तो क्रिस्टल्स और दूसरा है आइसोट्रोपिक लिक्विड्स। आइसोट्रोपिक यानी सेम तरह की प्रॉपर्टीज़ वाले लिक्विड्स। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, उसके बाद है कि फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड पेट्रोलियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। क्रूड पेट्रोलियम यानी जो हमारा रॉक ऑयल होता है उसको क्रूड पेट्रोलियम कहा जाता है। तो वो हम कौन से प्रोसेस से उसके फ्रैक्शंस हम जुदा करते हैं? तो वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन प्रोटीन्स द हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होती है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कौन से सेंटर्स मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन डिफिशिएंट, और इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो ये सारे एक ही चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। उसके बाद है शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज।
यील्ड ऑफ रिएक्शन, हम शिफ्ट क्यों करते हैं इक्विलिब्रियम को, ये ली चैटलर प्रिंसिपल सी है कि हम इसलिए करते हैं ताकि हमें रिएक्शन में से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, यानी उसकी यील्ड यानी प्रोडक्शन बढ़ जाए। सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मिनरल एसिड प्रोड्यूसेस। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन होगी तो हमें अल्केन्स मिलेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी इसका ये रिएक्शन है, याद करना चाहिए। उसके बाद एन एरोमेटिक कंपाउंड दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। कोल टार में से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड हमें मिल सकता है? कोल टार में से हमें बेंजीन मिलता है। बेंजीन हमें कोल टार में से मिलता है, जो कि 1 to 2% हमें मिलता है कोल टार में से। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे कि पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। इथीन की पॉलीमराइजेशन होगी तो पॉली इथाइलिन बनेगा, यानी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विनाइल की होगी तो पॉलीविनाइल बनेगा। इस तरह से हम किसी की पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू किस में होगी? अगर हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम से लूज होगी तो निगेटिव हो जाएगी। वर्क डन ऑन द सिस्टम, याद रखें कि वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है और वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव होता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज यूनिटी, अगर कंसंट्रेशन यूनिटी यानी 1 के इक्वल हो जाए, द रेट इज कॉल्ड, अगर कंसंट्रेशन 1 है 1 के इक्वल है तो वहाँ पे रेट को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है विच विल नीड मैक्सिमम एनर्जी टू रिमूव इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए होगी? सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी सी ऑप्शन को। अब देखें क्यों, अब इसकी रीज़न मैं आपको बता दूं। बात यह कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं रिमूव हो रहा, बाकियों में एक इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रिमूव हो रहा है। कैल्शियम का केस देखा जाए तो कैल्शियम वैसे भी डाई होता है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक ही जगह पे रिमूव हो रहे हैं, लेकिन ये कैल्शियम डाईवैलेंट है। पोटाशियम मोनोवैलेंट है, यानी इसमें एक तो आउटर शेल में होता है और बाकी जो होते हैं इनर शेल में होते हैं, उनको निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पड़ेगी, तो इसीलिए सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ विनाइल एसिटाइलिन विथ HCl प्रोड्यूसेस। विनाइल एसिटाइलिन को जब हम एसिड यानी HCl के साथ जब हम मिलाते हैं तो क्लोरोप्रीन बनता है, यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में लिखे हुए हैं जो आपको याद करने हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर और नाइट्राइल, दोनों की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द स्पीशीज हैज़ अ परमानेंट डायपोल मूवमेंट। परमानेंट डायपोल मूवमेंट किसको होता है? SF4। SF4 को परमानेंट यानी सल्फर टेट्राफ्लोराइड को परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, उसके बाद है 167, दैट इज़ द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द कैटायन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे? लूज होंगे। सो मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद इन अल्डोल कंडेंसेशन न्यूक्लियोफाइल इज। अल्डोल कंडेंसेशन में न्यूक्लियोफाइल कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं? दैट इज़ कार्बन आयन। कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पे, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड 4 यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल जो इसका निकल का होगा वो होगा 4 यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर नहीं है? दैट इज़ वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी एक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर नहीं है। बाकी जो है कैंडल वैक्स, केरोसिन ऑयल और पैराफिन ऑयल, ये तीनों हमें उसमें पेट्रोलियम क्रूड ऑयल में से मिलते हैं, लेकिन वेजिटेबल घी नहीं मिलता। अच्छा, उसके बाद है विच टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स की हाइड्रोलाइसिस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की कौन सी टाइप्स मिलती हैं? अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला है कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड्स हैविंग 1 कार्बन मोर देन द स्टार्टिंग मटेरियल। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एक कार्बन स्टार्टिंग मटेरियल से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी नाइट्राइल्स की तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, एक कार्बन इसमें ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डायपोल फोर्सेस हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द। डायपोल फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है?
थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है। याद रखना है आपको कि हीट की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके साथ डायपोल फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर ये तो आपको याद करना है 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी सी ऑप्शन। उसके बाद है द अल्कोहल विच आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन से अल्कोहल है जिनको ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होते, वो होते हैं टर्शरी अल्कोहल्स, वो रेजिस्टेंट होते हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है अ कंपाउंड हैज़ एन एम्पिरिकल फार्मूला C2H2O इफ द एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर वेट इज फाउंड टू बी इन द रेंज ऑफ 16 to 17 द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। अब मोलिकुलर फार्मूला इस कंपाउंड का क्या होगा अगर इसका हमें मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको एम्पिरिकल वेट मालूम करना है। तो एम्पिरिकल वेट कितना होगा, 2 कार्बन है यानी 12 + 12 24, फिर 2 हाइड्रोजन है तो कितना 26, और उसके बाद 16 एक हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो 26 और 16 टोटल हो जाएगा 42। अब 42 है और उसके बाद 16 इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट है, और फिर 16 to 17 इसका रेंज में मॉलिक्यूलर वेट भी बताया जा रहा है। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा C8H8O4। C8H8 उसका C8H8O4 इसका जो है एक्चुअल वेट है, इसका मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है 176 क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर। 2p ऑर्बिटल्स की क्वांटम नंबर वैल्यूज़ क्या हैं, 2p ऑर्बिटल्स की क्वांटम नंबर वैल्यू क्या है। अब 2 है तो n की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, और p में जो l की वैल्यू होती है वो 1 होती है। l यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर, सबसे डायरेक्ट क्वांटम नंबर p कह सकते हैं उसको, उसकी वैल्यू 1 होती है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। फ्लोरीन की कितनी होती है, 4 होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। उसके बाद है SS बॉन्ड्स, यानी जो S और S सल्फर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द आयन पेयर्स, कौन से आयन पेयर्स में ये मौजूद है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का जो आप देखोगे, अब इसमें ऑक्सीजन को देखो, और ऑक्सीजन एक में है 6 और दूसरे में है 3, तो इसमें जो है टोटल SS बॉन्ड पेयर इसमें बन रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है द नेचर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज। एमॉर्फस सॉलिड की नेचर कौन सी होती है, एन आइसोट्रोपिक। एमॉर्फस एन आइसोट्रोपिक होती हैं क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, लेकिन आइसोट्रोपिक उनकी सेम होती है। अच्छा, इसमें जो क्रिस्टलाइन होते हैं ना, क्रिस्टलाइन यानी जैसे ग्रेफाइट है, उनकी सेम नहीं रहती, वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आइसोट्रोपिक होगा क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड्स उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती रहती, तो इस वजह से यहाँ पे आइसोट्रोपिक इसका सही होगा। सो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। देखिए यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक में क्या। तो एनाइसोट्रोपिक यानी जिसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो डिफरेंट स्टेट्स में, तो वो क्रिस्टलाइन होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद एंजाइम्स स्पीड अप द रिएक्शन अप टू, एंजाइम रिएक्शंस को कितना स्पीड अप कर सकते हैं, 10 पावर 10, 10 पावर 20, 20 पावर 10 या 15 पावर 20। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 10 पावर 20 तक एंजाइम स्पीड अप कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी सारे ऑप्शंस आ गए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन जो हमारी PMC थर्ड टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री करेंगे PMC पैट टेस्ट नंबर 4 की। तो वो जैसे हो जाएंगी मैं आपको वीडियो अपलोड करके इसी चैनल पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी।